नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीची की तो हया बन गई। नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। ये 4 काम साबरी बटर साहब ने बताए हैं कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर। क्या बात है। तो ये चूंकि कव्वाली में इतनी दम है, मेरी आवाज़ तो अपनी जगह है, कव्वाली के बोल में इतनी दम है, उनके उसके कंटेंट्स में इतनी दम है कि लोगों को अच्छी लगती है वो। तो हमारे जो अभी वर्तमान में लोग गा रहे हैं, जिनके नाम पहले लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट, हमारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। और मैं उसमें ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि मैं समझ रखता हूँ, परफॉर्मर के रूप में तो नहीं, लेकिन जानकार के रूप में समझ रखता हूँ कि जब ये लोग गाते हैं तो लगता है कि कहाँ गलत हुई, कहाँ सही हो, कहाँ होना चाहिए इनको। तो वो एक है, क्योंकि आर्ट जानना बहुत बड़ी बात भी कह सकते हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं कि उतना, लेकिन उसको परफॉर्म करना बड़ी बात है। सही बात। आर्ट तो सबके पास है, बहुत से कलाकार हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने का आर्ट भी यदि आपके पास है तो आप बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत लोगों के पास आर्ट है, बहुत अच्छा आर्ट है, लेकिन परफॉर्म करने वाला आर्ट जो है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो प्रेजेंटेशन यदि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये दोनों में, कलाकार में, अभिनेता में, गायक में, एक सबसे बड़ी जो नए हमारे लोग होते हैं, वो अनुभव की कमी होती है, सब कुछ रहता है उनमें। तो मैं इधर पे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि चाहे वो थिएटर का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, जब वो मंच पर हो तो वो अपना काम करे। उसको गाना है तो वो गाए, डूब के गाए, क्योंकि सुनने वाले आए हैं, लेकिन वो कोशिश क्या करता है, सुनाने की कोशिश करने लगता है। तो सुनाना नहीं, आप गाइए, वो सुनने ही आए हैं। जब आप गाओगे तो वो सुनेंगे, तो आप अपना काम करें, वो अपना करेंगे, लेकिन आप क्या करने लगते हैं, उसको दूसरा काम का, उसको सुनाने की कोशिश करने लगते हैं, एक तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही एक्टिंग में, थिएटर में, जब मंच पे जाएं तो आप अपना काम करें, और ये भूल जाएंगे सामने एक बॉल की तरह, जो 6 मतलब 3rd बॉल जिसको बोलते हैं, तो कि आप भूल जाएं कि ऐसा लगना चाहिए कोई भी प्ले की आपको कोई दरवाजे के दराजों से देख रहा है, और आपको पता ही नहीं कि मुझे कौन देख रहा है, और अपना काम घर में वैसे ही करें जैसे नेचुरल वे में करते। तो स्टेज को आप उसी तरह से लें, चाहे वो गायक कलाकार हो या अभिनेता हो, कि उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको पता ही नहीं, आप अपना काम करें, क्योंकि देखने वाला देख ही रहा है। तो एक्टिंग में भी नए बच्चे जो होते हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो लंबे समय तक चलती है, कि उनको हमेशा एक ये रहता है कि कोई उनको देख रहा है, दर्शक बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा जो एक कॉन्शियसनेस हाँ, वो आ जाती है, कॉन्शियस हो थोड़ा-सा जाते हैं। वो अपना कहीं न कहीं उनका इनर फोकस हाँ। जो है कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। वो इनर फोकस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप अपना काम करो, फिर देखो मज़ा आएगा। आपकी जो प्रिपरेशन मतलब एज अ परफॉर्मर जो, या जब आप अपने स्टूडेंट्स को मतलब कोई नाटक डायरेक्ट करते थे, तो जो उसकी प्रिपरेशन जो प्रोसेस है वो बड़ी मज़ेदार है, जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर पहले, अब तो बिल्डिंग है, पहले जंगल हुआ करता था, तो सारे जो हमारे सीनियर भैया लोग जो होते थे वो जाकर बहुत रात भर आवाज़ इतना चिल्ला चिल्ला हाँ, कर वो डायलॉग्स का उसमें हम लोग प्रैक्टिस। कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, जी। जैसा बच्चा उसके हिसाब से करते थे। और कुल मिला के देखो, थिएटर में क्या है, जब बच्चा आता है तो एक रिलेशन होते हैं टीचर्स के, या जो उसको डायरेक्ट कर रहा है सब, तो वो उसका बैकग्राउंड पता चला कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आएगा, उसका कला थिएटर से कुछ लेने देना नहीं। अब वो कर रहा है तो उसको कहीं ओपन करने के लिए, एज एन आर्टिस्ट उसको ओपन करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज करते थे कि हमारे तुम्हारे संबंध जो है बिल्कुल दोस्तों की तरह हो, ताकि हम तुमसे बड़े खुल के बात कर सकें, और जो भी मुझे बोलना है मैं बोल सकूं, तुम, अब वो एक्टर भी हमसे, और यही है उसका फंडा। ये कुछ क्या है कि इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये सर और टीचर, गुरु शिष्य परंपरा, ये सब ठीक है, वो एक सम्मान कल्चर है। लेकिन जब आपको कुछ
इनपुट या आउटपुट की बात हो कि आपके मतलब कुछ निकालना है, एक्सप्रेशन मतलब आपको कुछ देना है, आपको एक्सप्रेस करने कोई बात को, या कोई आपका आउटपुट कुछ ऐसा है कि, तो वो तो तभी होगा जब आप बिल्कुल खुले दिमाग से सारी सारी चीज़ें, सारी बाउंड्रीज को तोड़ के। तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे तुमने बोला कि यहाँ पे यहाँ जंगल हुआ, तो अभी भी है, वो कुछ बिल्डिंग बन जी। गई, तो हम लोग क्या करते थे, सारे स्टूडेंट्स को लेके उनमें घुस जाते थे झाड़ियों में, हाँ। और उधर पे ये भूल जाते थे कौन किसका क्या रिलेशन, कुछ नहीं। तो हम लोग के कई एक्सरसाइज करते थे, वॉइस एक्सरसाइज करते थे, कुछ बातचीत करते थे, कोई किसी से बोल रहा है, किसी को पता ही नहीं कौन हमसे बोल रहा है, वो कोई किसी का जवाब दे रहा है, कोई 8-10-20 वॉइस जो है, जो समझ में नहीं आ रही कौन किससे क्या बोल रहा है, चल रहा है। और उसमें हम लोग कुछ इस तरह की, जो आप शायद हमें लगता है सुनना चाह रहे हैं, कि हम लोग कुछ एक्सरसाइज गालियों का भी करते थे। तो ये गाली का मतलब इधर पे आप देखो, बहुत प्योर सेंस में देखिए आप, गाली जो है वो गंदी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ जंक्चर आते हैं कि उनका अवसर होता है उनको उपयोग करना। हम होली हमारा त्यौहार आता है, तो उसमें हम ऐसी चीज़ें करते हैं, गाली वाली उस समय, मतलब इतनी जिसको आप गाली देंगे या कुछ गंदी बात करेंगे इस तरह की, तो उसका सम्मान बढ़ता है, उसको सम्मान की दृष्टि, तो अवसर की बात है वो। तो ऐसे ही नाटक में यदि कोई अपशब्द या गाली या इस तरह का कुछ इस तरह होता है, यदि उसकी आवश्यकता है, तो वो उधर की सुंदरता बन जाती है। जैसे एक नाटक हम लोगों ने कारण साहब के साथ किया था, बेगम का तकिया, उसमें बुंदू चचा का रोल जगदीश शर्मा ने किया था। वो पूरे टाइम गाली बकते, जब तक वो गाली, जनता को मजा ही नहीं आता था, क्योंकि उनका बुढ़ापा, उनकी जो परेशानियां थी, उनका जो कैरेक्टर था वो उसी से निकलता था, वो कैरेक्टर ही ऐसा है। तो ये उधर पे गलत नहीं है, तो देखना पड़ेगा। एक दूसरा, वो हम जो एक्सरसाइज करते थे, तो उससे एक फ़ायदा ये मिलता था कि उसके बाद जब हम थिएटर करते थे, कुछ भी करते थे, तो बच्चे बहुत ओपन हो जाते थे। क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो अलग अलग डिसिप्लिन के होते हैं, कोई साइंस से है, कोई आर्ट से, कोई कॉमर्स से है। तो वो बच्चे, उनका बैकग्राउंड थिएटर करने, उनको शौक है, वो समझते हैं करना है। तो अब उनको एक प्लेटफॉर्म पे एज एन आर्टिस्ट लाना एक कठिन होता था। तो हम लोग कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज करते थे, और हम लोग को उसका रिजल्ट भी मिलता था, और इसलिए बहुत अच्छा थिएटर हुआ। और जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रियली लगभग 2 बजे दिन में हमारा सेट तैयार हो जाता था, बिल्कुल फिक्स टाइम, 2:05 पर ही टाइम दिया, रिहर्सल स्टार्ट हो जाती थी। फिर वो रात को 2-2:30 बजे तक चल रही, 12 घंटे रेगुलर, तो वो भी चलती थी, और उसके बाद भी सुबह 4 बजे चलती थी, बच्चे यहीं सो जाते थे, और उसके रिजल्ट भी आए। और दूसरा ये कि एक हम लोग का एम होता था कि यूनिवर्सिटी के लिए हम सिर्फ नाटक नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। और हम यूनिवर्सिटी को, यदि हम डॉक्टर हरी सिंह गौर के नाम पे यदि प्राइज़ लेके आते हैं बाहर से, एक इंटर यूनिवर्सिटी में, चाहे डांस में, चाहे थिएटर में, तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत पुरस्कार लिए हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने उनकी मेहनत थी वो। और रियली उनसे कंपटीशन करके, चाहे जिनका बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ थिएटर का बड़ा नाम है, चाहे बॉम्बे हो, चाहे जो भी हो, तो एक जो इमेज बनी यूनिवर्सिटी की इस यूथ फेस्टिवल में पूरे देश में, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम स्थापित हुआ आर्ट कल्चर संस्कृति के क्षेत्र में, उससे रियली उन सारी चीज़ों के प्रोसेस का ही है वो। विदाउट प्रोसेस दुनिया में कभी कहीं कुछ नहीं हो सकता, प्रोसेस है। क्योंकि थिएटर करना, उसको अनफोल्ड करना, टेक्स्ट टू परफॉर्मेंस उसको ले जाना, ऐसा ना, और वो आप वो यात्रा वहीं ख़त्म नहीं होती थी। हम लोग फिर जब ट्रेन में बैठते थे, तो भी हम लोग कहते थे अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फटना नहीं है, मतलब आपको आपका इनर फोकस वही कि जब तक अपना परफॉर्मेंस ना हो जाए, और उसके रिजल्ट मिलते थे। फिर जब उसके बाद रिजल्ट, अपना परफॉर्मेंस हो गया, तो आप खूब मस्ती करो, यूथ फेस्टिवल के दूसरे जो एंजॉय है वो भी करो, तो होते थे वो। तो ये जो फटना वर्ड जो सर है, ये बड़ा फेमस है। कैसा ये जो कि मैं भी जब आई तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि अब भाई डांस अच्छा हो गया है, तो ऐसा नहीं, फट जाओ तुम लोग, फट जाओ मतलब आप बिखर जाओ। हाँ। कि एक ना मैं फाड़ के रख दूंगा, जो अपने बुंदेलखंड में या कहीं सर के, मैं ऐसा कर दूंगा, ये सब कुछ नहीं होता। रियली उधर पे जाओ, आप स्टेज पे पहुंचते हैं, तो आप कुछ भी हो, आप एक परफॉर्मर होते हैं, और आप एक एज एन आर्टिस्ट, आपको बहुत बड़ी ड्यूटीज होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, आपकी पर्सनल भी। सो वो आप मेंटेन करना, सस्टेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, आप सचिन तेंदुलकर या उसके समतुल्य या जो भी खिलाड़ी जब ग्राउंड में खेलते हैं, आप देखिए, आप अपन सिर्फ गेम देखते हैं, 40,000 से लेके 70,000 तक के दर्शक चारों तरफ होते हैं, कितना शोरगुल होता है।
और उसको ये भी मालूम कि इसके अलावा पूरे देश के 25-50 करोड़ लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, वो भी क्लोज अप, जो स्टेडियम के लोग नहीं देख रहे हैं। तो इतना प्रेशर में वो एक-एक बॉल कितने मुस्कुराते हुए खेलते हैं, उसका प्रेशर की कल्पना करो आप। वो अपन कहते हैं यार वो आउट हो गया, यार वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। इस प्रेशर को झेल कर अपना परफॉर्म करना, ऐसे ही एक आर्टिस्ट को इतने प्रेशर को झेल कर अपना परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट है। सो वो बहुत ज़रूरी है कि फटने का मतलब आप ये नहीं कि मैं सब कुछ, मैं मंच पे आ गया तो मैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। हर बार आप नए हैं, हर बार आपको जितने नाटक करेंगे उतनी बार आप उसी प्रोसेस से निकलना होगा। चाहे आप 20 साल का नाटक करें तो आपको उसी प्रोसेस से निकलना होगा। हर नाटक की प्रोसेस वही है, आपको फिर से वही करना है। आपको हर बार कैरेक्टर में जो जीना है उसके लिए पूरी प्रोसेस वही करनी होगी। अलग से जितने बार आप गाएंगे आपको वही रियाज करनी होगी, है ना। वो ऐसा नहीं कि हमने एक बार अच्छा गा लिया तो हमेशा अच्छा गाएंगे, या मैंने एक नाटक में बहुत अच्छा काम कर लिया तो हमेशा, मेरा एक नाटक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे दिया सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर बार नए तरह से सोचना होगा, नए एंगल से सोचना होगा, नए प्रकार की समय के अनुरूप सोचना होगा, चीज़ों को समझते हुए सब्जेक्ट पे सोचना होगा, कंटेंट्स पे आपको देख क्या है ना। ऐसा नहीं कुछ भी उठाया शुरू हो गया। ठीक है, अब नए बच्चे आते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा आपको नॉर्मल होके करना पड़ता है, लेकिन यदि उसकी एक्चुअल उसकी ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वो धीरे धीरे उनको भी करना पड़ेगी। भले किसी ने 10, 20, 25 साल, आज मुझे भी यदि नाटक करना है, आप हमसे आप कराएंगे या कोई भी कराएगा तो मुझे उसी प्रोसेस से निकलना होगा। ये नहीं कि मैंने 30 साल से कर रहा हूँ उसमें सब कुछ कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे हंसी जो आई इस बात से कि जब भी कोई प्रोसेस होता था, और आप सोनी सर आएंगे आज, अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है और सोनी सर आने वाले हैं, तो सोनी सर जो है नाटक में अंदर देखने नहीं आएंगे, ऑडिटोरियम में हम सब अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोनी सर बस वहाँ से हाथ बांधे पीछे और यहाँ वहाँ से ऐसे वॉक कर रहे हैं। अब सबके दिल में ऐसे दुख दुख हो रही है कि सर नहीं, प्रैक्टिस एक्चुअल देख क्या रहे होता है ना हैं। कि कई बार ये होता है ना कि हमारे जो बताने से कुछ बड़ा डायरेक्टर है जी। बताए, क्या होता है कई बार साउंड से, मतलब कि डायलॉग से समझ में आता है कि क्या परफॉर्म हो रहा है ना। इससे ही समझ में आ जाता है कि क्या परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसके वॉइस में जो चीज़ नहीं आ रही तो उसके देखने में तो आनी ही नहीं है। ये भी होता है एक बिल्कुल। दूसरा। और जबरन का इंटरफियर, मतलब आप जबरन का अपना हर जगह आप कई बार होता है आप उसको ओपन थोड़ा सा फ्री, हमारी एक स्टाइल है कि स्टूडेंट को खूब बताओ, ये नहीं बोल, उसको थोड़ा फ्री भी छोड़ दो, उसको करने दो। क्योंकि हो सकता है वो आपके बताए के लिए वो कहीं दबाव में है, प्रेशर में है, फ्रीडम थोड़ा मिलेगा तो निकल के होता भी है। और जी। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता, ये भी नहीं बोल रहे। तो ये एक ये भी है कि जहाँ रिहर्सल प्रैक्टिस चल रही है आप बार-बार जाएँगे तो एक प्रेशर होगा, और ज़बरदस्ती कुछ बताएँगे तो उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आना है। बैठ के एक बार बातचीत हो, और फिर ये भी होता है एक टेस्ट लग जाता है किस लेवल पे हमारा कलाकार है, उसको क्या बात करना नहीं करना ये आपके ऊपर भी डिपेंड है। आप बहुत ज्ञान उसको देंगे और मालूम है उसको मिलना ही नहीं है वो, तो आप उससे उस लेवल की बात करें ताकि वो उससे सेकंड स्टेज में आए, फिर बाद में थर्ड स्टेज में आए, है ना। जैसे कि कोई बहुत बड़ा उसको 3 घंटे का नाटक अपन समझाने बैठ जाओ, उससे अच्छा कोई एक छोटी सी स्टोरी समझाएं, 2-4 स्टोरी समझाएं, धीरे धीरे बढ़े, फिर कुछ ऐसा नहीं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी कि आपका जो डायरेक्शन का तरीका है, मतलब आप हम सारे स्टूडेंट्स को जो स्पेस देते हो आप, उससे जो स्टूडेंट प्रोडक्शन अगर हम एक तरीके से कहें कि, तो एज एन स्टूडेंट और एक्टर और फिर उसके साथ साथ डायरेक्शन का मतलब एक जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है वो बहुत एक अलग तरीके का होता है अगर हम किसी डायरेक्टर के अंडर में रहकर अगर उसे हम कर रहे होते तो वो जो एक फ्रीडम होती है उससे बहुत एक अलग ही अनुभव हमको मिलता है। देखो क्या होता है कि आज के समय में और पहले के समय में बहुत अंतर है। अभी सोशल मीडिया जो कहें या आपका जो टेलीविज़न है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो तमाम प्रकार के जो मूवीज़ हैं या जो भी इस तरह के आर्ट फॉर्म हैं, वो आपके पास हैं। तो एक चलता-फिरता आपके पास एक डायरेक्शन या आपको कहीं न कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है। तो फुल टाइम आदमी यदि उसमें, यदि वो आर्टिस्ट है, तो कहीं न कहीं से कुछ सीख रहा है। तो कई बार ये होता है कि आपका और जो आपके साथ जो आपकी टीम है काम कर रही, वो क्रू टीम में, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट हो, तो बेटर कई बार आपसे बेटर ऑप्शन उनके पास होता है। तो आपको ये होना चाहिए कि उनको फ्रीडम दें, और आप यदि सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी बात कहें, उसका इंटरप्रिटेशन रखें। ऐसे ये शुरू में भी रहता था, लेकिन अभी ज़्यादा मतलब ये है। और ये हमने देखा कि
यदि आप फ्रीडम देंगे तो आपकी बात ज़्यादा बनेगी और अच्छी बनेगी। एक बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है यहाँ से जितनी भी फीमेल एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो यहाँ से पास आउट हुई हैं, तो आपकी जो स्किट है, मतलब आप राइटिंग में भी कमाल है आपका पकड़, तो जो आपकी स्किट है वो बहुत फेमस है, नो डाउट। और हम जब भी यूथ फेस्टिवल गए हैं, मैंने तो अपनी नज़र में जितने बार देखा है, तो स्किट हमारी जो है हमेशा अव्वल नंबर पर ही आई है और फर्स्ट सेकंड ही रहा है। तो और काफ़ी फेमस है, कहना चाहिए यूथ फेस्टिवल्स में या इंडिया लेवल पे। तो आपकी जो स्किट जो होती थी, उसकी एक अलग बात ये थी कि उसमें सारे मेल्स होते थे, उसमें कभी कोई फीमेल जो एक्ट्रेस थी नहीं, उसके पीछे रीजन नहीं था, बिल्कुल साफ साफ कि हमारे पास फीमेल एक्ट्रेस जो उस समय आती थी, मतलब या हमारे स्टूडेंट बच्चे गर्ल्स आती थी, वो उतना समय नहीं दे पाते थे और उतना खुल के जो स्किट में हम जो सटायर करते थे या जिस तरह से परफॉर्म करते थे उसको टेक्स्ट को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बात नहीं बनती थी और कोई रीज़न नहीं। दूसरा कि जो टाइम हम लोग उसमें स्किट पे खर्च करते थे, हमने बताया कि एक एक दिन में यदि स्किट की 50-50 100 प्रैक्टिस होती थी और इस लेवल पे होती थी, तो वो जो परफॉर्म होता था वो परफॉर्मेंस कुल मिला के टोटल वो सिर्फ कंटेंट को या मतलब स्क्रिप्ट को नहीं, मेहनत को, डिजाइन को, और जो परफॉर्मर हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे। इवन ये होता था कि वहाँ पे ये तो बिल्कुल स्किट को लेके जो बात है एक दौर रहा है और अभी भी तक कहना चाहिए कि पूरे यूथ फेस्टिवल में इसको इवन इंडिया टुडे ने भी लिखा है। फिर एक बात कहेंगे, सागर यूनिवर्सिटी की स्किट को इंडिया टुडे जैसे उसमें कई अखबार पत्रकारों में चले, लेकिन इंडिया टुडे ने भी लिखा है कि यदि इस फेस्टिवल में किसी को कुछ देखना है तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का वेस्टर्न सॉन्ग और डॉक्टर हरी सिंह, और 2 इवेंट भर लिखे थे उसने, डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय का स्किट जरूर देखें। मतलब ये बड़ी बात है। और ये जो फीमेल की आपने बात कही, ऐसा नहीं, बाद में यदि मुझे कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ी और उस तरह के बच्चे आए तो लिया गया है, लेकिन हम शुरू में वो टाइम का थोड़ा सा होता था, टाइम उतना 4-5 बजे के बाद टाइम नहीं दे पाते थे बच्चे, बाद 2 बजे आना होता था उनका, लेकिन बॉयज़ में वो प्रॉब्लम नहीं आती थी, इसलिए एक वो भी सबसे बड़ा कारण था और ऐसा कोई कारण नहीं। उसके बाद हमने कई नाटक किए, बाढ़ के पानी किया, काफका किया, इग्गा फेगड़े का विवाह किया, कई नाटक किए जो उधर पे, उसमें स्किट में भी और उसमें सब में बच्चे रहे। और आप तो स्वयं ही मतलब यूथ फेस्टिवल में गई हैं और आपको ऐसे कहाँ पे अवसर नहीं मिला, आपको भी बहुत अवसर मिला। इवन आप तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपका तो NSD में सिलेक्शन हुआ अभी 2-3 साल पहले, भले ही आप उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने शादी की और अभी आप उसी क्षेत्र में फिल्म में जहाँ भी लगी हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये बात हम सहमत भी हैं इससे कि शुरुआत में तो क्योंकि उस तरह के हमारे लिए गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होती थी जो इतना टाइम मतलब दे सकें, वो वही रीज़न था और कोई बाकी सब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी पर्सनल जिज्ञासा, क्योंकि मैंने अभी नंबर लगाकर मैं बैठी हुई हूँ कि आप, क्योंकि वो आपकी स्किट की डिज़ाइनिंग और वो इतनी सुंदर और इतनी मज़ेदार कि मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं उसमें एक बार कभी ना कभी परफॉर्म करूँ। हमने कोशिश भी की कि कैसे उसको कर सकते हैं। अब वो देखो, अब उसमें कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा कि उसकी कोई टेक्निक भी नहीं है, बस दिमाग में आइडियाज़ आते थे। तो फुल टाइम में लिखता, देखो आपको बताऊंगा, यदि एक बार आइडिया दिमाग में क्लिक कर गया तो किसी के भी कर गया तो आदमी उसी में लगा, तो मैं फुल टाइम लगा रहता था, मतलब सोते जागते लिखने कि यार इसको ऐसा बनाए, इसमें ये बनाए, तो रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ मिलती, बनते 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 बन जाती थी। तो जैसे सबसे ये हमारे सबसे पहला हमारी स्किट थी ये आनंद में हम लोग का शो था, 1 घंटे का टाइम मिला था और स्किट परफॉर्म करनी थी और उसे मुझे 3rd प्राइज़ मिली थी अपनी यूनिवर्सिटी को, लेकिन 1st और 2nd ही नेशनल जाते थे, लेकिन वो 3rd प्राइज़ मिलना इतना बड़ी बात थी। और वहीं से फिर उसके बाद फिर एक स्किट जो लिखी छैया छैया, तो उसको नेशनल 1st प्राइज़, इवन उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद अंतिम इच्छा, फिर उत्तर दोगे, फिर युग प्रश्न और पता नहीं 10 शू है ना, और आज प्रिंस बोलेगा, फिर सारी जितनी स्किट मैंने बताई 50-50, ये सारी स्किट जो अंतिम इच्छा है ये बहुत ही हाई पे मतलब परफॉर्म हुई है और सबको नेशनल अवार्ड 1st प्राइज़ ही मिली है जोनल जीतने के बाद, ये भी सही है। लेकिन
आइडिया के ऊपर है कि कब क्लिक हो जाए, कब बात बन जाए। जैसे 50-50 का आइडिया हमारे उस समय आया कि जब हमारा भारत देश 50वां स्वतंत्र, जैसे अभी 75वां मना रहा है, जी तो 50वां स्वतंत्रता देश के स्वतंत्र होने का वो दिवस मना रहा था। तभी खूब चल रहा था 50-50 वो ऐसा तिरंगा जी बनता जी था टीवी पे और सब पे। तो टीवी पे एक बार वो एक बिस्किट का ऐड आता है 50-50, जी वो आ रहा था। तो वो यार वो उस ऐड से मुझे आइडिया आया कि देखो कि हम स्वतंत्र तो हो गए मनाए, लेकिन किस शर्त पे कि हमारे इस ज़मीन के 2 टुकड़े हो गए 50-50, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। तो उस आइडिया को लेके फिर हमने पूरा पंच बनाया और लास्ट में फिर उसको दिखाया कि, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत हिट भी हुआ बहुत ज़्यादा। उसको फिर अलग से यूजीसी ने परफॉर्म भी कराया था, अंतिम इच्छा को भी परफॉर्म कराया था, अलग से दिल्ली बुला के कराया था। तो छोटे 10-10 मिनट 8-8 मिनट के रहते थे वो, लेकिन उसमें पंच बहुत ज़्यादा होते थे, बड़ी बात कहते थे। जैसे एक आइडिया आया कि आज प्रिंस बोलेगा, तो उस समय कुरुक्षेत्र में एक बोरवेल में एक प्रिंस नाम का बच्चा गिर गया था, वो भी कहाँ, कुरुक्षेत्र में। जी तो एक आइडिया आया कि यार जहाँ का 80 फुट गहरे सूखे गड्ढे में डला है, तो वो कहानी याद आई कि जब अर्जुन की एक बाण से उस जमीन पे मतलब वो गंगा जल निकल आया था, तो कितना बढ़िया वाटर लेवल था, टेबल थी उस समय, और 80 फुट का गड्ढा सूखा है जहाँ प्रिंस फंसा हुआ है। तो वो उस कथा से जोड़ के बनाया था, तो वो बड़ी हिट हुई थी इसकी। तो इस तरह से द शू अचानक आ गया था कि जूते की अपनी कहानी। तो वो अब जब हमारे रामायण की कहानी से उसको जोड़ा कि जब वो 14 बरस के लिए रामचंद्र जी गए थे, तो उन्होंने उनकी पादुकाएं ही रख के तो लोगों ने राज किया था। तो दाशु के मेरा इतिहास जो है आप देखेंगे तो कितना गरिमामय है। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और वो कटाक्ष भी था आज के व्यवस्था पे। तो ये सब मतलब इस तरह से। द शू वन ऑफ माय हाँ, फेवरेट हाँ। मैं तो जरूर उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा चाहती हूँ। जूता भी सब बहुत से मैं जो स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सर कोई किस्सा हो आपका स्किट का जो यूथ फेस्टिवल में जब कभी आपने या स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया हो, क्योंकि हम बहुत किस्से सुनते हैं यूथ फेस्टिवल्स के। अब परफॉर्म तो देखो, स्किट का परफॉर्म होना और प्ले का परफॉर्म होना उधर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही था हमारे लिए पर्टिकुलर, बाकी जी इवेंट सब होते थे। अब किस्से तो बहुत हैं, और सबसे अच्छे किस्से होते थे कि जैसे ही परफॉर्म होता था और लोग जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटी के मिलने आते थे, तो उससे टेस्ट लग जाता था कि हम मतलब किस पोजीशन में, फर्स्ट हैं कि सेकंड, वो अलग समझ में आ जाता था। रिएक्शन वो हम लोग को खुद ही अपना, दूसरों के कहने पे आकलन नहीं करते थे। ये हर आर्टिस्ट को होना चाहिए कि आपको अपना वैल्यूएशन, अपना आकलन करना आना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपसे तो सभी